नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निर्दलीय विधायक के खिलाफ उतरे सड़कों पर, कलेक्ट्रेट के सामने आक्रोश सभा। राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता कल से, प्रदेश के सभी जिलों के 38 टीमें लेंगे हिस्सा। पेयजल सप्लाई सुचारू करने के लिए नलकूप लगवाने की मांग। डॉक्टर खुशहाल यादव ने संभाला जिला कलेक्टर का कार्यभार। फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति, सुशासन व जनहित को बताया प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत जिले में बुधवार को डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। गौरतलब है कि डॉक्टर यादव इससे पूर्व झुंझुनू, सवाई माधोपुर जैसे जिलों में बतौर कलेक्टर प्रभावशाली प्रशासनिक सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर यादव ने जापान से लोक प्रशासन एवं पब्लिक पॉलिसी में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त की है, जो उनकी प्रशासनिक दक्षता को दिखाती है। पदभार ग्रहण करने से पूर्व सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर ने सलामी ली और एडीएम व एसडीएम ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर ने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा जन कल्याणकारी अभियानों को प्रभावी रूप से धरातल पर क्रियान्वित करना उनका सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने विशेष रूप से कृषि, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई को फोकस सेक्टर बताया और कहा कि इन क्षेत्रों में परिणाममुखी कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात डॉक्टर यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर का व्यापक जायजा लिया। उन्होंने राजस्व, सतर्कता, पुल शाखा, कंट्रोल रूम, न्याय एवं मुख्यमंत्री राहत कोष संबंधित शाखाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों की निर्धारित वेशभूषा, आईडी कार्ड, शाखाओं की कार्यक्षमता और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि कार्यालयीन वातावरण को अनुशासित, पारदर्शी और जन उपयोगी बनाना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है कि मेरे को आपके जिले में कलेक्टर का चार्ज दिया गया। और प्राथमिकता की बात करें तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो विकसित भारत का विजन है, विकसित भारत 2047, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का, और उसी की तर्ज पे जो ऑनरेबल सीएम साहब का विकसित राजस्थान का है, तो उसमें हमारा जिला जो कि कृषि प्रधान जिला है, उसकी क्या भूमिका रहेगी और किस प्रकार से हम हमारी जो कृषि आधारित इकोनॉमी है उसको और सुदृढ़ करते हुए और समृद्ध करते हुए उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकें। हम कैसे औद्योगिक विकास को यहाँ पर अट्रैक्ट करें, कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को जनरेट करें, और जो हमारा यूथ है जो वो अभी ड्रग एडिक्शन का जो एक मैनेज चल रहा है, उसको हम उनको प्रोडक्टिवली एंगेज करके एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू और टूरिज्म जैसे अगेन सिंधु घाटी सभ्यता की पीलीबंगा, कालीबंगा जो हिस्टोरिक साइट्स हैं, तो आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म प्लस रिलीजियस टूरिज्म को हम कैसे कंबाइन करें और इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें, और विकसित राजस्थान में हनुमानगढ़ की क्या भूमिका रहे, इसके ऊपर विशेष प्रयास रहेगा। और जो एक निश्चित कालखंड में होने वाली एक्टिविटीज हैं, अभी बारिश का सीजन आएगा तो मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है, नालों की सफाई है, रेगुलर ब्लीचिंग, डिसइंफेक्शन, वो सारे काम, मंडियों में प्रोक्योरमेंट सही दाम पे खरीद हो, किसानों की जो समस्याएं हैं, खाद, बीज, पानी, साइंटिफिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन्नत फार्मिंग, तो उन सबको कैसे हम लेकर चलें। और इसमें सब में एक कॉमन थीम जो होगा वो ये है कि सिटीजन को, आम नागरिक को कैसे गुड गवर्नेंस और भी बेहतर रूप में मिल सके। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ, सरकारी जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ कृत संकल्प हूं कि हम एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट आप सबको दे सकें। और जो टीम हनुमानगढ़ है, अब इसमें मेरी सोच ये है कि हम केवल गवर्नमेंट ऑफिसर से टीम हनुमानगढ़ नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे उसका असर केवल तभी हो पाएगा जब हमें आपका, हमारे जो मीडिया के साथी हैं और
जो समाज के लोग हैं, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनजीओज हैं, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, समाज के सभी तबके के लोग जब तक हमारा सहयोग नहीं करेंगे, फिर चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी को डेवलप करने की बात हो, तो आपके सहयोग से हमारी जो प्रयास है वो 2x, 3x, 10x, दुगना, तिगुना, 10 गुना हो जाएगा। और इसीलिए मैं आज आपसे, आप सभी के माध्यम से अपील करूंगा कि आपका कोई भी सुझाव या कोई भी आइडिया आप हमें शेयर करें। हम फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से आपसे जुड़ेंगे और जितना भी हमारा कार्यकाल होगा उसमें आपकी आकांक्षाओं को, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को, फ्लैगशिप स्कीम्स को, सबका समावेश करके डिस्ट्रिक्ट को कैसे विकास के पथ पे आगे लेके जाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने का मामला गर्मा गया है। बुधवार को इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष आक्रोश सभा की, स्वाभिमान रैली और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में जिले भर से विहिप, बजरंग दल के अलावा अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से जुड़े नेता कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आक्रोश सभा में वक्ताओं ने घोषणा की कि निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल का हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा। यही नहीं, निर्दलीय विधायक के साथ मंच साझा करने वाले मंत्री, वरिष्ठ नेताओं का भी विरोध करने का ऐलान किया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कार्यपालक मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आक्रोश सभा व धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निर्दलीय विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट के गेट के समक्ष हुई आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इससे पहले के विधायकों व हनुमानगढ़ विधानसभा का गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि बने, उन्होंने कभी जातिगत राजनीति नहीं की, कभी उनकी चाल चरित्र या चेहरे पर दाग नहीं लगा। लेकिन आज हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता खुद को इसलिए शर्मसार महसूस कर रही है कि निर्दलीय विधायक का जनता के प्रति इस तरह का व्यवहार, इससे प्रतीत होता है कि यह जनता के नुमाइंदे होने के लायक नहीं है। यह हनुमानगढ़ का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हनुमानगढ़ विधानसभा की पूरी प्रदेश में बनी हुई अलग तरह की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक की ओर से रंजिशवश डराने धमकाने का किया जा रहा कार्य निंदनीय है, जो कतई उचित नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि नगर परिषद आयुक्त के पास शहर के 28 ऐसे प्रकरण हैं। दोपहर बाद प्रदर्शनकारियों की प्रशासन के साथ दोबारा वार्ता हुई। वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू भी मौजूद रहे। वार्ता के बाद विहिप नेता आशीष पारिक ने मीडिया को जानकारी दी कि वार्ता में हुई सहमति के अनुसार पुलिस की ओर से निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा। विहिप जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। शहर में नगर परिषद की किसी भी पैमाइश, तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो विधायक के घर का घेराव किया जाएगा। कलेक्टर साहब का घेराव का हमारा पूरे दिन का ये प्रदर्शन बड़ा ही शांतिपूर्ण और बड़ा ही सकारात्मक रहा है। पहले जब वार्ता के लिए गए थे तो हमारी वार्ता जो थी वो विफल रही, लेकिन एसपी साहब ने, एडीएम साहब ने दोबारा वार्ता के लिए 5 व्यक्तियों को बुलाया। संगठन के पदाधिकारी सभी पहुंचे। अपने प्रमोद जी, डेलू जी, बलवीर जी, डॉक्टर साहब, आशीष जी, कुलदीप जी, इंद्र जी सभी थे। तो एसपी साहब ने ये कहा है, अपनी ये मांग थी कि उस पर एफआईआर दर्ज करके उसको पहले पाबंद किया जाए, क्योंकि एफआईआर के लिए उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसको पाबंद किया जाए। तो एसपी साहब ने कहा है उसको पाबंद करके जल्दी हमें
स्पीकर से FIR दर्ज करने के लिए हमने वो लिख रखा है। उसका जवाब आते ही हम तुरंत आपको अवगत करा देंगे। नंबर 2, अगर फिर भी प्रशासन इसमें गोलमाल करता है तो अपने 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन के बाद हम कलेक्टर साहब के पास नहीं आएंगे, हम विधायक के घर का घेराव करेंगे। वार्ता में हमने मांग रखी थी, पहली जो मांग थी वो थी कि विधायक ने जो हमारे कार्यकर्ता को धमकी दी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पाबंद होना चाहिए, जो भी एक कार्रवाई बनती है उसकी वो होनी चाहिए। दूसरा ये था कि जो दोषी अधिकारी है जो उसके कहने मात्र से तुरंत क्या है कि अपना ये लेकर के नापने का वो सामान वहां पर हॉस्पिटल पहुंच गए थे, उन पर भी एक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी हमने जो मांग रखी थी कि कम से कम आज का जो माहौल है उसके हिसाब से हमारे जो जिलाध्यक्ष जी है उनको एक तरीके से बच्चों को, इनकी सुरक्षा हम कर लेंगे लेकिन बच्चों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए भी बड़ा प्रश्न है। देखो, जिसका जैसा आचरण होता है, जबकि एक विधायक का और इस हनुमानगढ़ विधानसभा का इतिहास रहा है, एक गौरवमयी इतिहास रहा है, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि बने उन्होंने अभी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की, कभी उनके चाल चरित्र चेहरे पर कोई दाग नहीं लगा। तो मैं तो अपने आप को इस विधानसभा होने के नाते अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूँ कि आज हनुमानगढ़ विधानसभा में ऐसा सुनने और देखने को जो निर्दलीय विधायक का व्यवहार है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जनता के नुमाइंदे होने के लायक ही नहीं। कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई सुचारू करने के लिए नलकूप लगवाने की मांग को लेकर जंक्शन के वार्ड 48 में स्थित कॉलोनियों के बाशिंदों ने बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। मनीष कोदारा के नेतृत्व में एससी से मिले भटनेर सिटी प्रथम द्वितीय विचित्र सिंह कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, गणेश प्लाजा कॉलोनी के वासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनियों में पीने के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं है। गर्मी का मौसम होने के कारण कॉलोनी वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का स्थायी निराकरण करने के लिए कॉलोनियों के बीच में नलकूप लगाए जाएं ताकि सभी कॉलोनियों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन के जरिए चेतावनी दी कि कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज हम वार्ड नंबर 48 से एससी साहब के ऑफिस में हमारे वार्ड नंबर 48 की कॉलोनी भटनेर, पिंक सिटी फर्स्ट 2, लक्ष्मी नगर, गणेश प्लाजा, इन सभी में पानी की आपूर्ति के लिए आए हैं। यहाँ हम पानी की भारी समस्या झेल रहे हैं। काफी समय हो गया हमें विधायक जी के पास हर जगह हम जाके आए हैं, सभी ने मौका मायना देख लिया। हमारा पानी का जो समस्या है वो अभी तक सुचारू रूप से सही नहीं हो रही है, इसलिए एससी साहब को अवगत कराने आए हैं। अगर हमारी पानी की व्यवस्था सही नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे सभी मिलके। कॉलोनियों के जो निवासी है ना, ये 3-4 कॉलोनियों के, इनको वास्तव में पानी नहीं पहुंच रहा है और बहुत ज्यादा त्रस्त हैं ये पानी से। और सबसे ये रिक्वेस्ट किया और लगभग जो इस बातचीत में पता लगा है कि साहब की पूरी जानकारी में है, मगर काम नहीं हो रहा है। तो काम क्यों नहीं हो रहा है ये तो अब अधिकारी जानते हैं और उम्मीद रखते हैं। इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इस समस्या को दूर करेंगे। अभी तो दाएं बाएं से भर रहे हैं, जैसे और भी 3 ट्यूबवेल, उधर 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनका पानी आस पड़ोस की कॉलोनियों में आता है, वहीं से ये गरीब गुजारा कर रहे हैं। कोई बाल्टियां भरते हैं, कैसे भी करते हैं, या वो मंदिर के बाहर कहीं एक लगा हुआ है सार्वजनिक नल, तो वहां से भर लेते हैं। सूरतगढ़ रोड पे तक ज्वाला सिंह वाले रोड पे है, आपने देखा होगा शहर के अंदर कम से कम हजारों कॉलोनियां कटी हुई है। और इन कॉलोनियों में सबसे पहले तो बात सोचने की बात यह है कि जो कॉलोनियां काट रहे हैं वही इसी शहर के बासिंदे हैं, और जो उनके विश्वास पे जो लोग बेचारे अपने मेहनत की कमाई से एक एक रुपया जोड़ के इन कॉलोनियों के अंदर जो मकान ले रहे हैं, उन्हें मकान लेने से पहले ये कॉलोनी वाले अच्छे पार्क, अच्छी सड़कें, अच्छी सीवरेज, पानी की, नहरी पानी के सभी सपने दिखाते हैं, इनको झूठे सपने दिखाते हैं। कॉलोनियों खरीदने के बाद में, कॉलोनियों मकान खरीदने के बाद में इन लोगों को वहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं आता। कॉलोनी का जो मालिक है अच्छे करोड़ों रुपए उसने बांट लिए, वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है, दूसरी कॉलोनी की ओर बढ़ जाता है। उधर एससी विजय वर्मा के अनुसार इन प्राइवेट कॉलोनियों में सभी लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन ले रखे हैं। विभाग के नियमानुसार प्राइवेट कॉलोनी में पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। प्राइवेट कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर की ओर से ही पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने का नियम है। जिन लोगों ने अवैध रूप से पानी के कनेक्शन कर रखे हैं, जल्द ही मुहिम चलाकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
एससी ने बताया कि विभाग की ओर से 10 दिन पहले ही पूरे शहर के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना बनाकर भेजी गई। उसमें राज्य सरकार के नए नियमानुसार प्राइवेट कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी कॉलोनाइजर की सहमति से कनेक्शन दिया जाएगा। वार्ड नंबर 48 आए थे, प्राइवेट कॉलोनियां हैं, प्राइवेट कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या, सभी लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन ले रखे हैं। प्राइवेट कॉलोनी में विभाग के नियमानुसार हम कनेक्शन नहीं दे सकते, वो प्रॉब्लम है। ये तो ऊपर लेवल तक किया अच्छा से आज है नहीं मौके पर, बाहर जयपुर गए विधानसभा के क्वेश्चन के लिए, कल आएंगे तो मौका मुआयना करके फिर कार्रवाई करते हैं। सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर तले बुधवार को जंक्शन स्थित जांगीर सुधार समाज धर्मशाला में कामगार जाति व कामगार समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती सभी कामगार जातियों की ओर से संयुक्त रूप से मनाने व प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र, खेल जगत, यूपीएससी, नीट में चयनित युवाओं व कामगार जातियों के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में सामाजिक कार्यों को गति देने पर चर्चा की गई। सामाजिक समरसता न्याय मंच अध्यक्ष राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ ने कहा कि उन प्रतिभाओं को जो वास्तव में छुपी हुई थी, उन प्रतिभाओं को आज तक ऐसा मंच नहीं मिला है जिसमें संयुक्त रूप से उन्हें सम्मानित किया गया हो। प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति ने अपने अपने स्तर पर प्रतिभाओं को सम्मानित करने की कार्य योजना तो बना रही है, लेकिन संयुक्त रूप से ऐसा आयोजन नहीं हुआ। इस आयोजन के जरिए समाज को एकता के सूत्र में पिरोना है। विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम राजस्थान में संदेश देगा कि हनुमानगढ़ में कामगार जातियां संयुक्त रूप से एक हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए जल्द जिला मुख्यालय व तहसीलों पर केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। आज सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर के नीचे कामगार जाति, कामगार समाजों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के अंदर आगे आगामी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को जो आ रही है, उस पे कामगार जातियों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का जो हमारा विचार चल रहा है, इस पे आज एक सत्र के अंदर हमने पारित किया है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती जो है उसको कामगार जातियां मिलकर के संयुक्त रूप से मनाएगी, जिसके अंदर 2-3 प्रकार की जो कैटेगरियां बांटी गई है, शिक्षा के स्तर में, खेल जगत में, और नए जो कर्मचारी हैं, अभी जो बच्चे यूपीएससी और नेट के अंदर क्लियर करके आए, और जो पूर्व में 5 वर्ष पहले जनप्रतिनिधि बने थे, उन सबको सम्मानित करने की योजना है और इसको बड़े स्तर पर मनाएंगे। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ एक संदेश देगा, कामगार जातियां संयुक्त रूप से एक है। और इसके साथ साथ अभी लगभग 10 समाजों का प्रतिनिधित्व यहाँ बैठा है, सबसे चर्चा हो रही है। हमारा टारगेट और विजन जो रहेगा 15 से 20 हजार लोगों का कार्यक्रम यहाँ रहे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने साल 2025 में स्कॉलरशिप के लिए कुल 210 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से 170 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, जबकि 40 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी। इसके लिए स्टूडेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी बुधवार को जंक्शन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर के सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर RS बावा ने दी। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 2024-25 अकादमिक सेशन में CU के स्टूडेंट्स को विभिन्न स्ट्रीम में 904 नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर से 9500 से ज्यादा नौकरियों के ऑफर मिले हैं। इसमें उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय पैकेज 1.74 करोड़ रुपए का है, जबकि उच्चतम घरेलू प्रस्ताव 54.75 लाख रुपए मिला है। 50 से अधिक कंपनियों ने 20 लाख रुपए या उससे अधिक के पैकेज की पेशकश की और 60 से अधिक कंपनियों ने 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक के ऑफर दिए। राजस्थान की 148 लड़कियों सहित 560 स्टूडेंट्स को प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों में नौकरी के प्रस्ताव मिले, जिनमें से 106 स्टूडेंट्स को एक से अधिक कंपनी से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। 2024-25 के प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल कर रहे हनुमानगढ़ के स्टूडेंट्स को भी कई जॉब के ऑफर मिले हैं। प्रोफेसर बावा ने बताया कि CU आर्थिक तौर पर कमजोर और होनहार स्टूडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए CU CET 2025 के माध्यम से स्टूडेंट्स को 210 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। CU CET के जरिए स्टूडेंट्स 100% तक स्कॉलरशिप हासिल कर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
16th पोजीशन आई है, तो ये सब बच्चों की और अध्यापकों की वजह से हुआ है। तो बच्चों को, जो होनहार बच्चे हमारे पास आते हैं पूरे भारत के 28 राज्यों से, 8 की 8 यूपी से और 65 विदेशों से, उन बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए हमने इस बार फैसला किया है कि हम एक 210 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं एक साल में। और ये स्कॉलरशिप जो 170 करोड़ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली के दाखिल होने वाले बच्चों के लिए और 40 करोड़ जो है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाले बच्चों के लिए है। ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए सिंपल विधि है। बच्चे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे cuchd.in, उसके बाद CUCET पे क्लिक करेंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और उसके बाद अपनी मर्जी का दिन और समय चुन सकते हैं 15 जुलाई में। पूरी तैयारी के साथ ये टेस्ट देना चाहिए और उसके बाद जब वो CUCET पे रजिस्टर करेंगे तो अपनी मर्जी का दिन समय चुनने के बाद अपने घर में बैठ के ये टेस्ट दे सकते हैं, कैमरे वाला लैपटॉप लेके, क्योंकि हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसको प्रॉक्टरिंग बोलते हैं। हमारे पास AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि बच्चा कोई अनुचित साधन तो यूज नहीं कर सकता, नकल तो नहीं कर रहा। जब उसका टेस्ट मुकम्मल हो जाता है बिना किसी विघ्न के, तो उसको अंक बता दिए जाएंगे 100 में से। जो बच्चा 90% से ज्यादा अंक लेगा उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर 40% अंक भी आते हैं तो 15% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की विशेषता ये है कि इसमें +2 के अंक शामिल नहीं होते, माता पिता की आमदन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, और ये पूरे की पूरी एकेडमिक फीस पे होता है और पूरे के पूरी डिग्री के लिए होता है। बच्चे को 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करनी पड़ती है, किसी विषय में फेल नहीं होना है और उसके लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो बच्चे को पूरी की पूरी डिग्री के लिए ये वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे को हॉस्टल के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से कुछ और पैसे चाहिए तो हमारा 10 बैंकों के साथ टाई अप है, तो हम लोन भी अरेंज कर देते हैं जिसमें 5 लाख तक का लोन जो है वो बिना किसी सिक्योरिटी के सरकार के नियम के अनुसार दिया जा सकता है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। 2 दिवसीय 50वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 27 जून से 29 जून तक टाउन स्थित व्यापार मंडल शिक्षण समिति में होगा। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। बुधवार को टाउन स्थित व्यापार मंडल महाविद्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापार मंडल शिक्षण समिति के अध्यक्ष अजय सर्राफ ने बताया कि जिला बास्केटबॉल संघ के सहयोग से हो रही अंडर 14 राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 20 टीमें और बालिका वर्ग में 18 टीमें हिस्सा लेंगी। कुल खिलाड़ियों की संख्या 500 के लगभग होगी। खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था टाउन व जंक्शन में की गई है। बालिका वर्ग के जंक्शन की सारस्वत धर्मशाला में व बालक वर्ग के टाउन की महावीर दल धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, करनी राजपूत व महाराजा अग्रसेन भवन में ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये सब टीमें अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। 27 जून की सुबह 6 बजे से मैच शुरू होंगे, जबकि प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह इसी दिन शाम 6:15 बजे होगा। उसके बाद प्रतियोगिता लगातार 27 जून से 29 जून तक चलेगी। बाहर से आने वाले सभी खिलाड़ियों के रहने व भोजन की व्यवस्था व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से निःशुल्क की जाएगी। राजस्थान सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अंदर 27 जून से 29 जून तक चलेगी। इसमें 20 टीमें बालकों की और 18 टीमें बालिकाओं की होगी। व्यापार मंडल शिक्षा समिति खेलों के प्रोत्साहन के लिए हमेशा से अग्रणी रही है और राजस्थान बास्केटबॉल संघ ने व्यापार मंडल शिक्षा समिति का इस तरफ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित
करते रहने से के कारण ही इनको ये कर्तव्य सौंपा गया है। इसके अंदर सभी को बच्चों को बाहर से आए हैं, 500 बच्चों के करीब आएंगे। उनको ठहरने की व्यवस्थाएं, उनके भोजन की, उनको टीमों को लाने ले जाने की सारी व्यवस्थाएं व्यापार मंडल शिक्षा समिति कर रही है, जिसके अंदर जिला बास्केटबॉल और राजस्थान बास्केटबॉल संघ का सहयोग रहेगा। ये सारा का सारा जो कार्य की जिम्मेवारी व्यापार मंडल शिक्षा समिति ने श्रीमती किरण राठौड़ प्रिंसिपल वीएम पब्लिक स्कूल को जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।